हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं शिक्षण योग्यता के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसके बारे में अपने देखेंगे और इसको अच्छे से अपने जानेंगे आज। तो ये आज की दूसरी वीडियो होने वाली है। तो इसमें क्या एमसीक्यू नहीं है, इसमें थ्योरी है, क्योंकि इसको सीधा एमसीक्यू आप लगाओगे तो आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे। तो पहले इसको अपने क्या है थ्योरी देखते हैं, फिर इसके देखेंगे एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है। तो अपने शिक्षण योग्यता के बारे में जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो शिक्षण योग्यता, जिसे अपने क्या कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहा जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड। तो शिक्षण योग्यता एक कोई शिक्षक होता है, उसके द्वारा क्या है भी कोई भी बच्चे को, अपने विद्यार्थी है, एक बच्चे को केंद्रित मान के अगर उसको शिक्षा दी जाती है तो उसके लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, उसे ही अपने शिक्षण योग्यता मान सकते हैं, ठीक है। तो एक टीचर है तो उसमें कुछ गुण होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ उसकी विधियाँ होती है शिक्षा देने की, ताकि बच्चे को शिक्षा दी जा सके। तो इसे अपने टीचिंग एप्टीट्यूड से समझ सकते हैं। तो अपने शुरुआत करते हैं। एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम शिक्षकों की सदैव आवश्यकता रहती है। किन की आवश्यकता रहती है? जो सक्षम हो। शिक्षण योग्यता एक ऐसा विषय है जो उम्मीदवार की शिक्षण पद्धतियों, सीखने के सिद्धांतों, मूल्यांकन तकनीकों और कक्षा प्रबंधन मतलब क्लास मैनेजमेंट। तो आप जब शिक्षक बन जाओगे, आपको कोई क्लास दी जाएगी तो आपको क्या क्लास मैनेजमेंट करनी होगी, ठीक है। जैसे अपने कोई आप खेल का आयोजन करवाओगे तो उसका एक ग्रुप होगा, तो उसको भी मैनेजमेंट करना क्लास मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। तो इसकी आपको समझ और होनी चाहिए और उसका आप मूल्यांकन किस तरीके से करोगे। तो ये होती है शिक्षण योग्यता। अब अपने इसके बारे में विस्तार से समझेंगे हर एक चीज़ को। शिक्षा और शिक्षण। तो शिक्षा और शिक्षण क्या है? तो शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण है तो उसका मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण का मूल अर्थ क्या हुआ? शिक्षा प्रदान करना। इसकी उत्पत्ति शिक्ष से हुई है, शिक्ष, और जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्ति करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारी का निर्माण करते हैं, मतलब अपने व्यवहार का जो निर्माण करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा प्रदान करने वालों को शिक्षक, अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षक, अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। तो ये है शिक्षक, मतलब शिक्षक का अर्थ। और शिक्षण है वो उसके द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे अपने शिक्षण कहते हैं। शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है। तो आप जब शिक्षक बन जाओगे तो आपके एक जो शिक्षण के मेन उद्देश्य उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या है भी एक सहजकर्ता के रूप में कार्य करोगे, ठीक है। आगे है, शिक्षा के अर्थ को दो मुख्य परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है, व्यापक एवं संकुचित। तो इसके दो परिप्रेक्ष्य है, एक तो व्यापक शिक्षण और एक संकुचित शिक्षण। तो इसका जो मेन सार वो ये है कि एक शिक्षक के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है तो उसे शिक्षण कहते हैं, और उसके बारे में ही अपने पढ़ना है, ठीक है। तो उस शिक्षण की जो क्या उसकी क्षमता है, योग्यता है, उसके क्या तौर तरीके हैं, ये अपने को समझना है, ठीक है। शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं। तो शिक्षण के कुल 3 आधार होते हैं। शिक्षण है उसके कुल 3 आधार है। शैक्षणिक प्रक्रिया को 3 प्रश्नों के आधार पर किया जाता है, क्यों, कैसे और क्या। फिर क्यों का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये है क्यों। अगर आप अपने शिक्षा दे रहे हैं तो उसमें क्यों का उत्तर अपने को समझाना है, ठीक है। भी कोई काम हो रहा है तो उसका एक मेन रीजन होता है। आप पढ़ रहे हो तो अगर आपको शिक्षण करवाया जा रहा है, आप पढ़ रहे हो तो उसका मेन अगर उसे समझना है तो अपने पहला क्वेश्चन होगा क्यों कर रहे हो आप ये।
फिर कैसे करे और फिर क्या करे हो। तो ये है शिक्षण के 3 आधार। आगे है आदर्शवाद। आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनकालीन सिद्धांत है और आदर्शवाद के जनक कौन है? अरस्तु। जनक कौन है? अरस्तु। तो जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पे पड़ता है। ठीक है, तो आदर्शवाद है, इसमें क्या कुछ श्रेष्ठ आदर्श होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को मान के अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये है आदर्शवाद का सिद्धांत। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठ मूल्यों से अलंकृत करता है जो मानवता के लिए आवश्यक है। फिर आता है प्रकृतिवाद। इनमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है। प्रकृतिवाद में क्या है? प्रकृति, नेचर को ही क्या है, एक एज ए टीचर माना गया है और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है। तो इसमें जो थ्योरेटिकल है, जैसे पुस्तकीय ज्ञान है, उस पर कम बल दिया जाता है। इसका जो प्रकृतिवाद का कहना ये है भी मनुष्य प्रकृति से अपने आप सीख जाता है, प्रकृति उसे सब कुछ सिखा देगी। ठीक है, तो बच्चा यदि वृक्ष पर चढ़ना चाहता है तो उसे क्या है भी पुस्तकीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप सीख जाएगा। ठीक है, प्रकृति उसे सिखा देगी। तो यह एक प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है। शिक्षण का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना है। तो छात्रों के लिए क्या, एक वातावरण तैयार करना है, इन्वायरमेंट जिसे अपने कहते हैं। तो शिक्षण क्या करेगा? बच्चे के लिए वातावरण तैयार करेगा और बाकी नेचर सिखा देगी। ये है प्रकृतिवाद। ठीक है, फिर है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है? तो प्रयोजनवाद के जो मुख्य प्रतिपादक है वो है जॉन डेवी। कौन है? जॉन डेवी। तो इसके अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो प्रयोजन मतलब प्रयोजन से अपने ये समझ सकते हैं भी कोई ना कोई काम का प्रयोजन होता है। ठीक है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उसी पे ये चलता है। तो इसमें क्या है? क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता, मतलब ये व्यवहारिकता को स्थान देता है। तो प्रयोजनवाद में क्या है भी प्रयोग पे बल दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे प्रयोगवाद भी कहा जाता है। आगे है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद इसके मुख्य प्रतिपादक किरकेगार्ड है। इनका कहना है कि मेरा अस्तित्व है, इसमें व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया गया है। तो ये क्या है भी अपने अस्तित्व पे विश्वास करता है। तो ये शिक्षण से संबंधित अवधारणा में आता है कि अस्तित्ववाद ये अस्तित्व पे विश्वास करता है व्यक्ति। आगे है अस्तित्व को बनाए रखने या पूर्णतः लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। इसमें यह बताया गया है कि व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है, फिर वो सीखता है। अगला है योग। परंपरागत रूप से भारतीय दर्शन के 6 रूप माने जाते हैं, जिनमें से योग एक है। ऋषि पतंजलि की योग शास्त्र का रचयिता माना जाता है। ठीक है, पतंजलि को ये रचयिता कर लेना। ठीक है, तो ऋषि पतंजलि को योग शास्त्र का रचयिता माना जाता है। योग मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की विद्या है। ये है योग। शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं। अब अपने देखेंगे शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं। तो शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। ये क्या है? बौद्धिक गतिविधि है। शिक्षण के 2 मूलभूत प्रतिरूप है, एक प्रशिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षक क्या है, वो शिक्षार्थी या विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षण के विभिन्न स्तर है। शिक्षण पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या के अनुसार होता है। तो वो शिक्षण है वो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के अनुसार होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है। शिक्षण अधिगम, अनुदेश, प्रशिक्षण इत्यादि का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, यानी लर्निंग भी कह सकते हैं। लर्निंग, ठीक है, अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग। शिक्षण एक स्वयं व्यवसाय या वृत्ति है। ठीक है, एक स्वयं व्यवसाय या वृत्ति है। शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक है। तो शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए क्या है कि एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग आवश्यक है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ एक कला भी है। तो ये शिक्षण की कुछ प्रकृति और विशेषताएं हैं जिसमें बताया गया है भी शिक्षक
जो शिक्षक के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया करवाई जाती है वो शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए, उसमें अधिगम शामिल होना चाहिए, और उसमें क्या है भी कौशल विज्ञान सब कुछ ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये आपको बस एक थोड़ा दिमाग में रखना है। अब आगे आता है शिक्षण के सिद्धांत। तो शिक्षण के दो सिद्धांतों में बांटा गया है, एक तो सामान्य सिद्धांत और एक है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं ये अपने देखेंगे। तो सामान्य सिद्धांत में पहला सिद्धांत आता है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत ये कहता है भी अपने मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को, क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा सीख सके। ठीक है, ये है प्रेरणा का सिद्धांत। फिर है गतिविधि का सिद्धांत। गतिविधि यानी एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी। तो इसमें क्या है भी ये सिद्धांत ये कहता है भी बच्चा एक्टिविटी से ज़्यादा सीखता है। तो फ्रावेल की किंडरगार्टन स्कूल सुने होंगे आपने, तो उसमें क्या है अभी खेल खेल के साथ गतिविधियां कराई जाती है और उसके द्वारा बच्चा सीखता है। यह है गतिविधि का सिद्धांत। फिर अगला है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत ये कहता है अभी किसी भी तरीके से बच्चे में या जो सीखने वाले हैं लर्नर, तो उसमें क्या है आप रुचि पैदा कर दीजिए। ठीक है, अगर रुचि पैदा होगी तो फिर वो अपने आप सीख जाएगा। तो ये है रुचि का सिद्धांत। तो शिक्षार्थी के समुदाय के बीच वास्तविक रुचि पैदा करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशालीता को बढ़ाया जा सकता है। जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत ये कहता है भी जीवन एक निरंतर अनुभव है और शिक्षण अधिक स्थायी रूप से जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो टीचिंग होगी वो उसको क्या है बच्चे के जीवन के साथ जोड़ दो, उसे ये समझाओ भी ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तो ये क्या है जीवन के सिद्धांत को जोड़ने का सिद्धांत हो जाता है। फिर आगे है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत ये कहता है भी शिक्षण संस्थानों के अनुकूलतम उपयोग और सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत ये कहता है कि कोई न कोई आपका निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षण का निश्चित एक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, अगला है व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानने का सिद्धांत। व्यक्तिगत मतभेद को पहचानने का सिद्धांत, ये सिद्धांत ये बताता है भी हर छात्र ज्ञान, मनोदृष्टि, योग्यता, क्षमता और सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में भिन्न होता है। शिक्षण पद्धति को ऐसे तैयार किया जाना चाहिए कि सभी छात्र जीवन में समान अवसर का लाभ उठा सकते। तो अलग अलग टाइप के बंदे होते हैं, ठीक है, अलग अलग। जैसे कई मेरे फ्रेंड है उनका जैसे दिमाग थोड़ा हिला हुआ है तो वो भी बंदे हैं, तो उनका अलग माइंड है, मेरा थोड़ा अलग माइंड है। और कई ऐसे भी है जिनका कुछ मेरे से भी अच्छे हैं जो उनके, तो उनके अलग अलग तरीके के माइंड है। ठीक है, तो उनमें क्या है अभी शिक्षण पद्धति को ऐसे तैयार किया जाना चाहिए भी अपने सभी फायदा उसका उठा सके। ठीक है, तो व्यक्तिगत जो मतभेद है उनमें पहचानने का सिद्धांत, उनमें पता लगाया जा सके भी इसका जो ये लेवल है और इसके अनुसार ये काम कर सकते हैं। ठीक है, चयन का सिद्धांत। चयन के सिद्धांत को क्या कहते हैं, सिलेक्शन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या कहता है भी आपको कुछ एक परीक्षा आयोजित करवानी है और उसमें आपको चयन करना है, तो किस तरीके से आप चयन करोगे। ठीक है, और उसी तरीके से जो सिलेबस है उसका भी चयन किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षण में क्या है भी अपने जो सामग्री है उसका चयन किया जाएगा। तो इसका क्या है कि ज्ञान का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। शिक्षक विद्यार्थी की उद्देश्यों के अद्यतन और अधिक प्रासंगिक सामग्री को लेने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षार्थी की, यहाँ लिखो उद्देश्यों के अनुसार, उद्देश्यों के अनुसार उद्देश्यों के अनुसार अधिक प्रासंगिक सामग्री को लेने में सक्षम होना चाहिए। यह है चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सिलेक्शन। अगला है योजना का सिद्धांत। शिक्षण करवाना है तो उसके लिए एक निश्चित योजना होनी चाहिए। जैसे कि स्कूल में हम जाते हैं तो हमारी एक डायरी लगी हुई है, जो भी टीचर पढ़ाने जाता है क्लास में, तो उसमें वो योजना लिखता है। उसमें ये होता है भी आज इस क्लास का ये पाठ पढ़ाया जाएगा। तो ये है योजना का सिद्धांत। समझ गए, एकदम प्रैक्टिकल से समझो। तो इसमें क्या है, हर शिक्षक को निश्चित समयबद्ध उद्देश्य होते हैं और इसलिए शिक्षण संसाधनों का उपयोग अनुकूलतम बनाने के लिए व्यवस्थित होना चाहिए।
अगला है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत क्या है कि अपने जैसे साइंस पढ़ते हैं, साइंस की बुक लगी हुई है, तो उसमें ऐसे तो नहीं है अभी पूरे सीधे 200 पेज की किताब है और उसमें कोई भी टॉपिक कुछ नहीं अलग नहीं किया हुआ, लगातार बस कहानी चली जा रही है, वो एक पूरी किताब में वो साइंस ही साइंस पढ़ती है। ऐसे नहीं है, उसको क्या है अलग अलग इकाइयों में, अलग अलग पाठों में, उसमें भी अलग अलग टॉपिक में सब डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो इसे कहते हैं विभाजन या डिवीजन का सिद्धांत। ठीक है, ताकि अधिगम को सरल बनाया जा सके। अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग को सरल बनाया जा सके। ठीक है, इसलिए उसे इकाइयों में विभाजित किया गया है। अगला है संशोधन का सिद्धांत। संशोधन का सिद्धांत क्या कहता है? अभी उसे बार बार जो अपना सिलेबस है और जो अपने पढ़ाई का जो कंटेंट है उसको बार बार संशोधित किया जाना चाहिए, उसकी जो त्रुटियां है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। जिस कोई बुक आती है तो उसमें क्या है, अभी कोई बुक ले लो, हर किसी में गलतियां होती है, कितनी भी ऑथेंटिक बुक हो उसमें गलतियां मिल ही जाएगी, एक दो पेज पे हर पे एक आधी गलती होती है। ठीक है, तो ये कहता है भी संशोधन होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों को शिक्षण करवाते हैं तो अपनी पद्धतियों में और अपने जो कंटेंट है उसमें संशोधन होना चाहिए। अगला है सर्जन और पुनर्सर्जन। तो यह सिद्धांत कक्षा के वातावरण को हास्यपूर्ण और रचनात्मक बनाने के लिए अति आवश्यक है। सर्जन और पुनर्सर्जन, तो इसमें क्या है, अभी अपने सर्जन कर सकते हैं, अलग कहानियाँ बना सकते हैं और चीज़ें बना सकते हैं, तो उसमें क्या है बच्चे खुश रहते हैं तो और दूसरे क्रिएटिव भी हो जाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जिसमें सभी की भागीदारी हो। ठीक है, तो ये अपने बच्चों पे अप्लाई कर देना है। तो इसमें क्या है, सभी के साथ समान व्यवहार करना है, सभी को समान अवसर देना है, ये लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत है। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है कि यह सिद्धांत छात्रों को विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने, उनके क्रियान्वयन पर बल देते हैं। ये शिक्षार्थियों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को विकसित करने में सहायता करता है। ठीक है, फिर है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो अब अपने पहले वो सिद्धांत देख लिए थे और अब अपने मनोवैज्ञानिक सामान्य सिद्धांत के बारे में। सामान्य सिद्धांत तो नॉर्मल है, प्रेरित करना है, उनमें रुचि जगाना है, उनको ये करना है, सिलेबस में थोड़ा क्या है चेंज कर देना है, ये छोटी मोटी बातें हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मनोवैज्ञानिक, जिसमें साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो है उसके बारे में देखें, तो इसमें भी कुछ उसी तरीके के हैं पर थोड़े अलग है, डिफरेंट। तो प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, यहाँ पे प्रेरणा और रुचि कोई लड़कियां नहीं है, ये एक प्रेरणा मतलब मोटिवेशन और रुचि मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, वो वाला सिद्धांत है। तो शिक्षक की यह समझना, शिक्षक को, ये टाइपिंग में थोड़ी गलतियाँ हुई, ठीक है, इससे पूरा अर्थ बदल जाता है। तो शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हर छात्र का एक अलग मनोवैज्ञानिक तत्व होता है, मतलब एक मनोवैज्ञानिक नजरिया होता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक नजरिया होता है और एक छात्र को उसकी प्रेरणा और ज़रूरतों की पहचान करवाकर प्रेरित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये है प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, अभी प्रेरणा दो, मोटिवेट करो उन्हें और उनमें रुचि जगा दो। ठीक है, बच्चा अपने आप सीखने लग जाएगा। ठीक है, अगला है मनोरंजन का सिद्धांत। मनोरंजन का सिद्धांत क्या है, अपने बच्चों को ग्राउंड में ले जाते हैं, जैसे मैं सुबह कबड्डी की तैयारी करवाता हूँ, उनको प्रैक्टिस करवा दी फुल टिका के बढ़िया। ठीक है, अब उन्हें क्या है, लास्ट में क्या है, वो बच्चे थक गए तो उन्हें मनोरंजन के लिए क्या है, फुटबॉल दे दो, थोड़ी खेल लेंगे, इधर उधर भाग लेंगे, या कोई अलग गेम में लगवा दो उनको, को भी एक दूसरे को कंधे पे उठा के थोड़े इधर उधर जाएं और सभी की बारी लगवा देते हैं। इस तरीके से उनका क्या मनोरंजन करवा देते हैं। तो ये है रिक्रिएशन या मनोरंजन का सिद्धांत। अगला है पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत। पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने एक इंग्लिश का वाक्य सुना होगा, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस क्या है, वो मनुष्य को परफेक्ट बना देती है, प्रैक्टिस। तो अगर एक ही चीज़ का बार बार अभ्यास किया जाए तो उसमें महारत हासिल की जा सकती है, ये सिद्धांत यही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चों को अगर एक ही चीज़ की, उन्हीं शिक्षण पद्धतियों की, सिलेबस की, सबकी अपने क्या है पुनरावृत्ति कराएंगे, अभ्यास कराएंगे, तो जो बच्चा मंदबुद्धि बालक है, जिसका आयु मिड में है या फिर बहुत नीचे है, वो भी उन चीज़ों को सीख जाएगा। ठीक है,
तो ये है पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत। अगला है रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत। इसमें क्या क्रिएटिविटी होगी और फिर क्या है सेल्फ प्रेजेंट, ठीक है, आत्म अभिव्यक्ति, खुद को क्या है अभी प्रेजेंट करने का तरीका को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत है, जिसमें क्या है अभी गणित और भाषाओं को सीखने के विषय में ये लागू होता है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी कैसे बढ़ेगी, जब वो गणित सीखेगा और भाषाओं को सीखेगा तो उसमें ये चीज़ें बढ़ेगी। अगला है सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। सहानुभूति बच्चों को देनी चाहिए। अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो बच्चे को क्या है अभी, अगर कोई ठीक बच्चा चल रहा है तो उसे तो क्या है थोड़ा, अगर कोई गलती करता है तो उसे अपने समझा सकते हैं। और एक बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल डल है, उसको कुछ नहीं आता, तो उसे क्या है अभी अपने पीटेंगे, उसको धमकी देंगे भी तुम पहली क्लास में बैठ, तो वो ऐसे कर, 7वीं में पढ़ता है उसे कह देंगे पहली क्लास में चला जा, तुम पढ़ता नहीं है, घर वालों को बुला के ला, ऐसे है वैसे है, तेरे को मुर्गा बना देंगे। तो ये सिद्धांत आजकल नहीं चलते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या है अपने बुलाएंगे थोड़े आधे घंटे, उसको अपने पास खड़ा कीजिए और क्या है उससे पूछिए क्या दिक्कत आ रही है, तेरे दिक्कत क्या है बेटा। जैसे मैं करता हूँ, उन्हें अलग से खड़ा कर देता हूँ और कहता हूँ भी क्या दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, तू सीख सकता है, तेरा दिमाग बढ़िया है, मैंने ये चीज़ें नोटिस किया तेरे में, तू तब जा रहा था, तुम उसको ऐसे बोल रहा था, ये बातें, तू तेरे को ये तरीका है वो तरीका, उसकी क्या जो चीज़ें जो उसमें है उसको क्या है आप अपने दिखाओ भी, तू रियल में बढ़िया है, तो फिर क्या है वो ज़्यादा बढ़िया कर पाता है। तो ये सहानुभूति और उसको सहयोग करना, ठीक है, उसे सिंपैथी देना और उसकी क्या हेल्प करना, ये सिद्धांत है। अगला है प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत ये कहता है भी अगर कोई आप काम करते हो और उसके बदले काम करने के बाद में आपको क्या है भी एक पुरस्कार स्वरूप क्या है उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है, तो आप उस काम को आगे और बढ़िया तरीके से करोगे, ये सिद्धांत है प्रबलन का सिद्धांत। ठीक है, तो उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत। तो मनुष्य के शरीर में क्या है सेंस पाई जाती है, जिन्हें अपने इंद्रिय कहते हैं। तो लगभग 6 प्रकार की इंद्रिय होती है और एक होती है 6 सेंस, जिसे छठी इंद्रिय भी कहते हैं। ठीक है, तो इंद्रियों को है कि उसको अपने कंट्रोल में रखने का सिद्धांत और उनका प्रयोग करने का सिद्धांत इसमें आता है। ठीक है, तो ये स्थायी अधिगम के प्रयोजन से किया जाता है। ठीक है, आगे है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत उपचारात्मक सिद्धांत ये कहता है भी अगर कोई व्यक्ति गलतियां करता है यानी त्रुटि करता है, ठीक है, तो उसकी अपने पहचान करेंगे और फिर क्या उसको उसका समाधान करने का तरीका बताएंगे, इसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। मतलब ये बात है अभी कोई भी, जैसे आपकी चोट मुच गई तो अपने आप उसका उपचार करते हैं ना, वैसे ही बच्चे से भी गलतियां होती है शिक्षण में, तो उनका अपने फिर उपचार करते हैं, उनको अच्छे तरीके से उसको समझाते हैं अगर कोई गलती हो रही है तो ये है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। अब अपने आते हैं टीचिंग मेथड्स। ठीक है, टीचिंग मेथड्स वो विधियाँ होती है जिसके द्वारा बच्चे को अपने कुछ सिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें अपने देखेंगे लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या है, अभी इसमें भाषण के द्वारा सिखाया जाता है। तो बच्चों को बिठाया जाता है, फिर उनको भाषण दिया जाता है और ये लगातार लंबा भाषण चलता है। ठीक है, तो भाषण के द्वारा बच्चों को सिखाते हैं। जैसे क्या होता है प्रार्थना सभा में आप क्या है अभी जाते हो और बच्चों को बिठा लिया, सभी को अपने भाषण देते हैं, उन्हें समझाते हैं क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्या अपने विद्यालय के रूल है, किस तरीके से अपने आपको पढ़ाई करनी है। वैसे ही अलग अलग सब्जेक्ट में जो बच्चों को बिठा लेते हैं, क्लास में जाते हैं सर 15-20 मिनट उसके बारे में बताते हैं भी आपको ऐसे सीखना है वो करना है, तो ये सब कुछ लेक्चर विधि में आता है। ठीक है, तो ये क्या है अभी बच्चों में काम नहीं करता। छोटे बच्चों के लिए भाषण विधि बिल्कुल व्यर्थ है क्योंकि वे अधिक देर तक अध्यापन की बातों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। आपके क्लास को रोको और इसको एक बार ढंग से पढ़ लो। ठीक है, बाकी समझाने वाले इतने हैं नहीं। आदेश विधि। आदेश विधि का अर्थ है कमांड देना। ठीक है, ये अपने शारीरिक शिक्षा में इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अपने आदेश दिए जाते हैं। बच्चों को कोई एक्टिविटी करवानी है तो उसके लिए अपने एक कमांड देते हैं, आदेश देते हैं और फिर वो उसको करता है। जैसे विशेषकर ड्रिल, मार्चिंग या एथलेटिक्स में आरंभ करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि क्या कहती है, इस विधि के अनुसार विद्यार्थियों के सामने समस्या रखी जाती है, समस्या के समाधान के लिए क्षेत्र निश्चित कर दिया जाता है, फिर उनको टोलियों में बांटते हैं, फिर उन्हें स्वयं क्या समाधान ढूंढना होता है, समाधान ढूंढते हैं, फिर वो टोलियों में बांटते हैं, फिर समाधान ढूंढते हैं और फिर क्या है उनका कोई ना कोई ये समाधान निकाल लेते हैं और ये एक प्रोजेक्ट मेथड इसे कहते हैं। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में इसका क्या उपयोग है, तो ये उपयोगी सिद्ध नहीं होती है प्रोजेक्ट में। शारीरिक शिक्षा में ये लगभग मतलब इतनी उपयोगी नहीं है प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है,
लेकिन इसमें क्या है, अभी शिविर, पिकनिक, पर्वतारोहण आदि में या खेलों एवं शारीरिक क्रियाओं से संबंधित आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने में, मतलब कोई फिजिकल एजुकेशन से संबंधित आपको सूचनाएं एकत्र करनी है तो उसमें ये थोड़ा बहुत काम कर जाता है। आगे है विचार विमर्श विधि। विचार विमर्श विधि क्या कहती है, तो इसमें क्या है, अभी एक ग्रुप बना दो और उसमें क्या वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें अध्यापक और विद्यार्थी डिस्कस कर सकते हैं, बच्चों का अलग डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी वो आपस में मिलकर डिस्कस करते हैं और इसके द्वारा जो भी रिजल्ट है वो निकाले जाते हैं। तो यह विधि शारीरिक शिक्षा की सभी क्रियाओं के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि विशेषकर छोटे बच्चों के लिए इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे मानसिक और बौद्धिक रूप से विचार विमर्श के लिए तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। ये बात है, बच्चे क्या है प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, तो इसके लिए उसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता। बाकी ये बढ़िया विधि है विचार विमर्श, इसे डिस्कशन मेथड कहते हैं, ठीक है। आगे है ग्रुप निर्देशन अभ्यास विधि। तो ग्रुप निर्देशन अभ्यास विधि ये है, अभी ग्रुप है वो उसको निर्देशित किया जाता है और फिर अभ्यास किया जाता है। तो इसके बारे में अपने देखते हैं। तो ये बेसिक क्या होता है, अभी कौशल सिखाने के लिए यानी स्किल सिखाने के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी होती है, ठीक है। इस विधि में क्या है, अभी ग्रुपों में बांट दिया जाता है बच्चों को, फिर उसका एक लीडर बना दिया जाता है, एक नेता बनाया जाता है, और फिर क्या है, अध्यापक किसी विशिष्ट कौशल का शिक्षण प्रदान करता है। विशिष्ट कौशल मतलब एक कोई स्किल सिखाता है उन्हें, फिर ग्रुप को अपने अपने नेता के निर्देशन में उसका अभ्यास करना होता है। आपको मैंने जैसे टीचर गया और बच्चों को बता दिया भी ये आपको स्किल आज सीखनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर 3 ग्रुपों में बांट दिया ABC, और ABC का 3 लीडर बना दिए, ठीक है। तीनों लीडर है वो उनको करवाएंगे, तो ये है ग्रुप निर्देशित अभ्यास विधि, ठीक है। अगला है प्रदर्शन अनुकरण विधि। प्रदर्शन यानी डिमोन्स्ट्रेशन विधि। तो इसमें क्या है कि प्रदर्शन किया जाता है, पहले क्या अभी कोई चीज़ को सिखाने के लिए पहले खुद प्रदर्शन करके दिखाते हैं। कोई एक बच्चे को आप लीजिए और उसको पहले सिखा दीजिए, फिर वो उसका प्रदर्शन करके सभी को बताएगा इस तरीके से आपको करना है, या अपने खुद भी बता सकते हैं। जैसे डंबल, वेंडेज, लीजियम, शारीरिक प्रशिक्षण क्रियाएं आदि का विद्यार्थियों के सामने प्रदर्शन किया जाता है। तो ये सबसे उपयोगी विधि है फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है, क्योंकि प्रदर्शन से ज़्यादा सीखते हैं। अगर अपने को किताबों में पढ़ के कुछ करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, अगर अपने सामने एज मतलब क्या है, अभी ओरिजिनल रूप से प्रदर्शन करके सिखाया जाता है तो अपने उससे ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। अगला है स्वेच्छा विधि, एट विल मेथड। ये कहती है भी बच्चे को उसकी इच्छा पे छोड़ दो, स्वतंत्र कर दो, जैसे वो सीखना चाहे उसे सीखने दीजिए। तो ये है स्वेच्छा विधि, ठीक है। स्वतंत्र वातावरण में खुलकर शारीरिक क्रियाएं करने में जो आनंद मिलता है वह अपने आप एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें विद्यार्थियों में शारीरिक क्रियाओं के प्रति रुचि भी उत्पन्न होती है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावशाली एवं सफल बनाने के लिए किस विधि का चयन किया जाए, यह अध्यापक की अपनी बुद्धि, शिक्षण अनुभव पर निर्भर करता है। तो इसमें यह कुछ आता है एट विल मेथड, ठीक है। तो ये कुछ था आज के लिए। तो अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में एक बेसिक आइडिया हो गया आपको, क्योंकि आपको नहीं पता था अभी ये क्या चीज़ है, कुछ को छोड़ के नहीं पता था, ठीक है। तो आपके अब इसके बारे में थोड़ा समझ लिया तो आपको पता लग गया, मोटा मोटा अंदाजा हो गया भी किस तरीके से इसमें होता है। तो अगर आपने शिक्षण विधिया के ऐसे नाम दे दिए भी इनमें से कौन सी विधि है, आपको नाम दे दिया प्रदर्शन विधि, भाषण विधि, और एक अलग दे दिया, ठीक है। तो और ऑप्शन डी दे दिया उपयुक्त सभी, तो आपको पता है अभी ये सभी शिक्षण विधियाँ हैं, तो आप ऑप्शन नंबर डी कर दोगे। तो इस तरीके के बेसिक प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें कोई एक अलग नए टॉपिक के साथ अपने पेश होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, और टेलीग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम मेरा है दिनेश PT इंस्ट्रक्टर, इंस्टाग्राम है @दिनेश स्वामी फिर PT, ठीक है। ये तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, और PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी तरीके से जुड़े रहिए।